अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर लिया। बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल क्यों पेश किया? क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ नकाइस थे। तो बोहर जो थे रदरफोर्ड के शागिर्द थे, तो उन्होंने इस पर काम किया कि मेरे उस्ताद रदरफोर्ड ने जो बात कही है आया वो सही भी है या गलत है। तो इसके बदले में उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, क्योंकि इस जमाने में मैक्सवेल की थ्योरी भी आ चुकी थी, रदरफोर्ड की थ्योरी भी आ चुकी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज भी मुख्तलिफ थ्योरीज आ चुकी थी। तो जब बोहर के एटॉमिक मॉडल थे जिससे मैंने अपने डिफेक्ट्स बताए थे उसमें कुछ खामियां थी, कुछ नकाइस थे। तो बोहर ने उनको परखा, फिर उनको इम्प्रूव किया। एटॉमिक मॉडल के नकाइस पे एक वीडियो बन चुकी है, यानी वो क्या थे कि न्यूक्लियस से गिर्द गोल दायरे जिन्हें मदार कहते हैं, शेल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं, में इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। वो गर्दिश करते हुए क्या काम करते हैं? तवानाई खारिज करते हैं। यानी इस तरह का उन्होंने बताया था, जिसे मैंने डिफेक्ट्स में आपको बताया था। इस तरह का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था जिसको कहते हैं स्पाइरल या मरगोलानुमा स्ट्रक्चर। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता रहता है, करता करता तवानाई खारिज करता है। एक बार ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट्स थे जिसको बाद में इन्होंने परखा, उसको फिर बाद में इंप्रूव कर दिया। तो इस तरह एक स्पेक्ट्रम का भी था कि स्पेक्ट्रम क्या कंटिन्यूस होना चाहिए, मगर जब मुसलसल तवानाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तवानाई गर्दिश कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो मुसलसल तवानाई खारिज कर रहा है, तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए, मगर वो कंट्रास्ट आया था। स्पेक्ट्रम जो है उसका मसला भी आ रहा था। तो इसको फिर बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, फिर उसने कुछ इंप्रूवमेंट्स की थी। तो बोहर क्या थे? ये भी डेनिश थे, डेनमार्क के फिजिसिस्ट थे। 1913 में उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था, जिसको कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जवाब में उन्होंने ये अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था। तो इससे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो आगे चल के आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर इसको बोहर ने काम किया था, उसका स्पेक्ट्रम भी निकालेंगे, हाइड्रोजन का रेडियस वगैरह पे भी काम करेंगे, उसको कुछ फार्मूला वगैरह होंगे, एंगुलर मोमेंटम वगैरह भी निकालेंगे फर्स्ट ईयर वगैरह में। तो इसका आज हम कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 देखिए, द एटम हैज फिक्स्ड ऑर्बिट इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो क्या है? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, गर्दिश कर रहा होता है, घूम रहा होता है। द ऑर्बिट नंबर 2 देखिए, द ऑर्बिट possess certain amount of energy which are called shell and named as KLMN। तो उन्होंने कहा था जो जिस न्यूक्लियस से गिर्द जो खाली रास्ता होता है उस पर क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल का नाम दिया, यानी कि मदार का नाम दिया, जिस पर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। तो उन्होंने इनको के एल एम पहला होगा तो उसको के दिया, दूसरा ऑर्बिट होगा तो उसको उन्होंने एल के दिया, तीसरा को उन्होंने एम का नाम दिया। तो ये उन्होंने शेल्स को बताया जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। तो वो ऑर्बिट्स क्या होते हैं? के हो सकते हैं, एल हो सकते हैं, एम हो सकते हैं, एन हो सकते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरे में 8 होते हैं, इस तरह उन्होंने हमें बात बताई। 8 8 18 इस तरह चले जाते हैं। तो ये बात भी हमें बोहर ने बताई थी। नंबर 2। नंबर 3 देखिए आप, the energy level are represented by n integer number, n is equal to 1 2 3। देखिए एक बार आप आगे चल के पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। तो पहला जो शेल होगा उसको n कहते हैं, n1, दूसरा जो शेल होगा उसको n2 कहते हैं, तीसरा जो शेल होगा उसको n3 कहते हैं। अभी मैं कुछ ना कुछ वजाहत इसकी कर दूंगा आपको। तो पहले शेल को उन्होंने k का नाम दिया और जो उसका नंबर दिया इंटीजर n1 कहा, दूसरे शेल को उन्होंने l का नाम दिया और उसको उन्होंने n2 कहा, तीसरे शेल को उन्होंने m का नाम दिया, उसको उन्होंने n3 कहा। ये बोहर के एटॉमिक मॉडल का अलग पार्ट है, तीसरा इसका पोस्टुलेट था। नंबर 4 देखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट कंटिन्यूअसली बट आर नॉट इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी। ये बात बोहर ने बताई थी कि न्यूक्लियस से गिर्द जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, तो वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते ना ही एनर्जी रिलीज करते। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस ऑर्बिट के गिर्द घूमता रहेगा हजारों साल तक भी, वो ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कब एनर्जी रिलीज करेगा, कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये हमें बोहर ने बात बताई थी। यही इसका मेन पॉइंट था। नंबर 5 देखिए, व्हेन जब इलेक्ट्रॉन E1 में एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल E2 इट अब्सॉर्ब एनर्जी। तो क्या हुआ? उन्होंने क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाता है, जो लोअर ऑर्बिट होता है उसको क्या नाम कहा उन्होंने? E1 का नाम दिया। जो हायर या अपर एनर्जी लेवल होता है उसको शेल को उन्होंने E2 का नाम दिया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब एब्जॉर्ब करता है, कब रिलीज करता है? जब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाता है तो क्या काम करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये बात उन्होंने बताई थी। अब जब E2 में जाएगा तो ये ज्यादा देर तक यहाँ रह नहीं सकता, दोबारा E1 में आएगा
ऊपर वाले से नीचे वाले में दोबारा आएगा, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होती है उसको रिलीज करेगा। यहाँ ये बात उसने हमें बताई थी बोहर ने, ये इसका मेन पॉइंट है, इसी से भी स्पेक्ट्रम की बात में वजाहत हो गई थी। When electron jump E2 to E1 it emits energy, ठीक है, E1 से E2 में आता है, E2 से E1 में आएगा, दोबारा क्या काम करेगा, एनर्जी इमिट करेगा जो उन्होंने जब्स की होती है, एब्जॉर्ब की होती है। नंबर 7 देखिए, द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पॉकेट कॉल्ड क्वांटम और फोटोन। पता कैसे चलेगा एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है, तो क्वांटा की सूरत में होगी। बाद में इसी क्वांटा को आइंस्टाइन ने फोटोन का नाम दिया था। आगे चल के आप प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, अभी तो फिर आगे की क्लास में प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। इसका कुछ ना कुछ मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर, जिसका फार्मूला E = hv है। तो बाद में इसी एनर्जी यानी कि जब रोशनी खारिज होती है तो उसमें छोटे छोटे एनर्जी के पॉकेट्स होते हैं, जिसको उन्होंने क्वांटा कहा। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो भी अभी आपको बता दूंगा। इसको बाद में फिर आइंस्टाइन ने फोटोन का नाम दिया था। ये था बोहर का एटॉमिक मॉडल, इसके पॉइंट्स थे। अब जरा देखिए एक बात और, जिसे मैंने अभी बताया आपको, डेल्टा E बराबर किसको होता है, E2 - E1। डेल्टा E बराबर किसको होता है, E2 - E1। यानी कि मिसाल के तौर पर E2 60 है और E1 कितनी है हमारे पास 50 है, तो 60 में से 50 जाएगी, कितना होगा 10 आ जाएगा। तो इस तरह आप एनर्जी निकाल सकते हैं। ये आप अलग चल के इसको जब हीट वाला चैप्टर आएगा आपका फिजिक्स में, तो आप उसको इस तरह एनर्जी आप निकाल लेंगे। तो डेल्टा E बराबर किसको होती है, hv के। प्लांक्स ने इसका क्या कहा था, hv। इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, 6.636 एक्सपोनेंट -34 होती है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे याद रखनी है बस। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे मैं अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो ये आपके पास इस तरह। अब देखिए एक बात और देखिए, तो अभी जो है हमारे पास इस तरह आगे चल के आप पढ़ेंगे बोहर ने क्या काम किया था, इससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे भी काम किया, रेडियस वगैरह भी काम किया, एंगुलर मोमेंटम पे भी बात की थी। वो आगे की क्लास में आप इसके डेरिवेशन कर लिएगा। तो इन्होंने क्या काम किया था, MVR = एक डेरिवेशन बताई थी, इसी के थ्रू MVR = NH/2π। अगर आपको n मालूम करना है पहले ऑर्बिट के लिए, दूसरे ऑर्बिट के लिए, तीसरे ऑर्बिट के लिए, तो आप n अलग कर लीजिएगा और MVR/H प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन 2π से डिवाइड कर दीजिएगा। तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। आगे चल के आप फर्स्ट ईयर में काम करेंगे, इसका पूरी डेरिवेशन वगैरह करेंगे। तो ये था हमारे पास बोहर का एटॉमिक मॉडल, इसके पॉइंट्स वगैरह आपको याद करने हैं और इसके आगे चल के और मजीद बात करेंगे।